हेलो एवरीवन, मैं मनीष चौधरी आपका एमजीसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज चल रहा है और उसके रिगार्डिंग हम एफएलटी 2 पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए हम एफएलटी 2 की तरफ चलते हैं। फुल लेंथ टेस्ट का सेकंड वाला जो टेस्ट है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें कंप्लीट सिलेबस है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन, four vehicle moving at 60 km per hour if the radius of the curve is 0.1 किलोमीटर। जनरली आपको क्या दे रखा है, 60 किलोमीटर पर आवर से गतिशील वाहन के लिए, मतलब आपको इसका वेलोसिटी दे रखा है, वो कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। यदि मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो v इज इक्वल टू, मुझे लगभग हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कर जाएगा वो तो जनरली। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, हमें रेडियस गिवन है, r गिवन है 0.1 किलोमीटर। ठीक है, यदि हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो r इज इक्वल टू कितना, 0.1 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 मीटर। ठीक है, फिर हमें द करेक्ट बैंकिंग एंगल ऑफ द रोड, आपसे बैंकिंग एंगल पूछा गया है, कौन सा बैंकिंग एंगल, तो बैंकिंग एंगल का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। ठीक है, tan थीटा की बात करें, थीटा निकालना है, v की वैल्यू कितनी है, 60 इंटू 5/18, 60 इंटू 5/18 अपॉन r आपका 100 है और g आपका 10 है। ठीक है, देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट हो गई। ठीक है, फिर ये 5 से कट हो गया 2 टाइम्स, क्लियर, 6 से कट हो गया 3 टाइम्स और ये कट हो गया 2 टाइम्स, क्लियर। तो ये 2 से 2 कट हो गया, तो जनरली क्या बचता है, 5/18। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू आपको जो मिला है वो कितना है, 5/18। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स 5/18। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा सॉरी, सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। Two particles of masses 2 kg and 3 kg are moving in perpendicular directions with velocity 4 meter per second and 2 meter per second respectively. The magnitude of velocity of center of mass of the system. आपसे बोला गया दो masses हैं देखिए, m1 जो आपका है वो कितना है, 2 kg है, m2 जो आपका है वो कितना है, 3 kg है। आपको बोला गया एक दूसरे के परपेंडिकुलर 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, तो अपन बोल सकते हैं ये 4 मीटर पर सेकंड है, ये कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, परपेंडिकुलर है। तो लिखा जा सकता है यहाँ पे v1 जो वेक्टर है, ये v1 हो गया हमारा, ठीक है, और ये क्या हो चुका है, v2 वेक्टर। तो लिखोगे आप तो क्या हो जाएगा, v1 वेक्टर इज इक्वल टू 4i केप और v2 वेक्टर कितना हो जाएगा, 2j केप। चलिए, तो आपसे क्या पूछा गया है, निकाय के द्रव्यमान के केंद्र का वेग, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछी गई है। तो VCUM निकालना है, VCUM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। वेक्टर फॉर्म में काउंट करेंगे तो देखो वेक्टर लगा देंगे, यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी यहाँ पे, तो वैल्यू क्या होगी बच्चे, m1 की वैल्यू आपको 2 है, v1 की बात करेंगे तो 4 है, मल्टीप्लाई 4i के, m2 की वैल्यू की बात करेंगे 3 है, v2 कितना है बच्चे, 2j के अपॉन ये m1 प्लस m2, m1 2 m2 3, क्या डायरेक्ट 5 रख दिया जाए, बिल्कुल रख दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, v वेक्टर COM की हम बात करेंगे, ठीक है, ये 8i के प्लस 6j के अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, जनरली आप लिखेंगे इसको तो VCOM कितना हो जाएगा बच्चे, 8/5i के प्लस 6/5j के। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, √8/5 का होल स्क्वायर प्लस 6/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आप इसको तो ये आपको वैल्यू मिलती है, यदि 8 की बात करें तो ये 64 प्लस 36/25, क्लियर। तो ये हो गया आपका 100/25, इट मींस √4 बाहर निकालेंगे तो v आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो जो वैल्यू है आपकी वो 2 मीटर पर सेकेंड है, इट मींस ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तीसरा, हाँ, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, मून हैज नो एटमॉस्फेयर, मून पे इट मींस चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है भाई, पहला करेक्ट है। दूसरा, चंद्रमा के लिए पलायन वेग पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, देखो द एस्केप वेलोसिटी फॉर मून इज लेस देन दैट फॉर द, बिल्कुल करेक्ट बात है,
यदि एस्केप वेलोसिटी बात करें किसकी, मून की, तो वो क्या अर्थ के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है ना। किसके कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में, बिल्कुल सही बात होती है। तो ये एक रीजन है, पर ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि गैस पार्टिकल्स की जो आरएमएस वेलोसिटी होती है, आरएमएस वेलोसिटी, यदि ये एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, मतलब गैस पार्टिकल्स के वर्ग माध्य मूल वेग का जो मान है वो उसके पलायन वेग से ज्यादा हो जाए, तो क्या होता है, वो पलायन कर जाते हैं। तो डिपेंड कर रहा है आरएमएस वेलोसिटी पे। तो ये दोनों करेक्ट तो हैं, पर ये एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि आरएमएस वेलोसिटी उससे ज्यादा है या कम है। ऐसा बोला जाता है यहाँ पे कारण में, तो हम इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोलते। तो इसलिए ये इसका एक रीजन है कि पलायन कर जाते हैं। पर क्यों पलायन कर रहे हैं, मान लीजिए किसी और प्लेनेट की बात कर रहे हैं, वहां आरएमएस की वेलोसिटी एक्सेप्ट से क्या होती, कम होती, तो वहां पलायन नहीं करते, चाहे वो उसके कंपैरिजन में क्या हो, कम हो। तो मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो एक एग्जैक्ट रीजन है, हम इसको देखते हैं आरएमएस वेलोसिटी से, कि यदि किसी की आरएमएस वेलोसिटी, उसके मतलब जो वायुमंडल है, उसका जो एनवायरमेंट है, उसके जो पार्टिकल्स है, उसकी आरएमएस वेलोसिटी यदि उसके एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो पलायन कर जाएगा। समझ में आया है, क्लियर, कहानी समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सीधी सी बात यह है इसमें देख लीजिए, तो देखो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, पर इसका एक्जैक्ट एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो क्या है, दोनों ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नियर द अर्थ सरफेस टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज 1.4 आवर्स। जनरली फर्स्ट आपको कितना दे रखा है, 1.4 आवर दे रखा है, मतलब आपको सिचुएशन में, पहली सिचुएशन में 1.4 आवर मतलब घंटे दे रखा है। पृथ्वी के केंद्र से 4 आवर दूरी पर इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो फाइंड इट्स टाइम पीरियड ऑफ एट द डिस्टेंस ऑफ 4 आवर। जनरली पहले क्या था, आपका जो रेडियस है वो क्या था, आर था, बाद में क्या हो चुका है, 4 आवर। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया है, ये T2। तो यदि इस सिचुएशन को हम कैलकुलेट करेंगे तो T2 अपॉन, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू केप्लर्स लॉ, तो T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। ठीक है, तो यहां लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1 क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, जनरली आप इसको लिखोगे तो T2 अपॉन T1 कितना हो जाएगा, R2 अपॉन R1 की पावर 3/2। चलिए वैल्यू रखी जाएगी। तो देखो T2 और T1 की बात करें तो ये 1.4 आवर है, R2 की हम बात करेंगे तो ये 4 आवर हो चुका है ना। ये हमारा R2 है और ये क्या है, मेरा R1 है। 4 आर अपॉन आर की पावर 3/2, आर से आर कट हो जाएगा, T2 अपॉन 1.4 है। देखो अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 का स्क्वायर की पावर 3/2 कट हो जाएगा, तो कितना आ गया, 8। क्लियर, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 मल्टीप्लाई बाई 1.4, और जो √2 होता है वो क्या होता है, 1.4 होता है, और यहाँ √2 की फॉर्म में मुझे आंसर दे रखा है, इसलिए मैंने √2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 इज इक्वल टू 8√2। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन a various time t is as shown in the figure, the maximum speed of the particle will be। आपसे पूछा गया स्पीड बताइए, आपको देखो a और t का ग्राफ दे रखा है, तो मैं जानता हूं मुझसे स्पीड पूछी गई है तो a dt होता है। इट मींस यदि बात करें तो at ग्राफ का क्षेत्रफल है ना, ठीक है, या फिर एरिया। यदि एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकालोगे, देखो ये ट्राइंगल है तो क्या होता है 1/2 है ना, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 11 है भाई, और हाइट कितनी है 10। देखो ये 11 है और हाइट कितनी है 10, कितना हो गया 10, कट करिए इसको 5 टाइम्स, तो v इजिकल टू कितना आ गया 55 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, ए वायर इज लोडेड बाय 6 kg वेट एट इट्स वन एंड, द इंक्रीज इन लेंथ इज 12 mm इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल्ड। जनरली पहले क्या कर दिया गया, पहले जो आपकी रेडियस थी वो आर है, तो उसको क्या कर दिया गया, जस्ट 2r कर दिया गया। मान लीजिए r1 इज इक्वल टू r है तो r2 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला गया, ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल देन द इंक्रीज इन द लेंथ विल बी। तो मान लीजिए पहले क्या था,
डेल L1 था, ठीक है, बाद में कितना हो चुका है, डेल L2 हो चुका है। क्लियर? तो किसी तार के सिरे से 6 kg का भार लटकाने पर लंबाई वृद्धि कितनी, 12 mm है। लंबाई वृद्धि कितनी हो रही है, 12 mm, मतलब आपको ये 12 mm दे चुके हैं। क्लियर? यदि तार की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो तार की लंबाई वृद्धि क्या होगी, तार सेम है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं यंग मॉडुलस के रिगार्डिंग, F अपॉन A इज इक्वल टू क्या होता है, Y डेल L अपॉन L। क्लियर? तो डेल L की बात करेंगे, डेल L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो दोनों पे F ही है, मतलब जो भार पहले लटका हुआ था वही अब भी है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल L क्या है, A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि डेल L को लिखा जाएगा तो क्या ये R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वायर वायर मतलब पाई R स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है तो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए, तो यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, डेल L1 अपॉन डेल L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। जनरली पहले कितना था, पहले 12, देखो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 12 mm, तो इसको mm कर दीजिए, तो 12 mm है, वैल्यू mm में आ जाएगी। ये डेल 2 है इज इक्वल टू R2 कितना है बच्चे, R2 जस्ट डबल 2R अपॉन R का होल स्क्वायर, R से R कट जाएगा क्या, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 12 अपॉन डेल L2 और ये कितना है 4, तो डेल L2 कितना हो जाएगा 12 अपॉन 4, इट मींस 3 mm। वैल्यू mm में थी तो आंसर भी किस में आ जाएगा, mm में, तो आंसर बी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7, सरफेस एरिया ऑफ ए सॉफ्ट बबल इज 1.3 into 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। देखो आपको है ना एक बुलबुले का, एक बबल का सरफेस एरिया दे रखा है, कितना है 1.3 into 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। द वर्क डन टू डबल द सरफेस एरिया विल बी, आपको क्या बोला गया कि वर्क डन निकालना है कब, जब सरफेस एरिया क्या कर दिया जाए, डबल, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल को 2 गुना करने पर कार्य कितना होगा आपसे पूछा गया। तो मान लीजिए नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हो गया 2 है, ठीक है, तो वर्क डन आपसे पूछा गया है। जनरली वर्क डन का फॉर्मूला होता है T इंटू डेल है, ठीक है। तो वर्क डन आपको दे रखा है ये डेल है मान लीजिए, तो जस्ट डबल कर दिया गया है। सरफेस टेंशन आपका कितना है, नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यदि मैं ये पहले W था, बाद में क्या हो जाएगा W डैश, वो कि T इंटू 2 इंटू डेल है, जस्ट डबल कर दिया गया है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो T कितना है बच्चे, T की वैल्यू मुझे दे रखी है, देखो ये रहा 3 इंटू 10 की घात माइनस 3 इंटू 2, और क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना आया बच्चे, या मतलब उसका एरिया जो है वो कितना है 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4। क्लियर? इसको कैलकुलेट करेंगे हम, देखो ये 1.3 2 और 3 ये हो जाता है 7.8, 10 की पावर माइनस 3 और माइनस 4 की पावर माइनस 7 जूल हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए सॉलिड स्फीयर फॉल्स विद ए टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपको ठोस गोले हवा में सीमांत वेग 20 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा है, मतलब ठोस गोला है वो हवा में एक टर्मिनल वेलोसिटी से गिर रहा है। यदि इसे निर्वात में, मतलब अब किसकी बात की जा रही है, निर्वात में, यदि इस गोले को कहां रख दिया है, निर्वात में, एक्चुअल में सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी आती किसकी वजह से है, आती है विस्कस फोर्स की वजह से, है ना, श्यान बल की वजह से। लेकिन यदि विस्कस फोर्स है ना, श्यान बल, वो आता कब है, जब वायुमंडल होगा, उनके बीच में लेयर्स होंगी, लेकिन निर्वात में तो कुछ है ही नहीं, तो यहां पे जो एफवी है वो क्या हो चुका है, जीरो, एफवी जीरो हो चुका है, तो यहां पे कोई टर्मिनल वेलोसिटी आने वाली नहीं है। समझ में आया, यहां वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? क्योंकि जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, ड्यू टू ग्रेविटी, उसके रिगार्डिंग क्या जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक श्यान बल लगता है, विस्कस फोर्स, जो उस वेलोसिटी को क्या करता है, बैलेंस करता है, और एक पॉइंट पर आकर वो वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। उसी को हमने क्या बोला था, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, सीमांत वेग। लेकिन यहां तो श्यान बल है ही नहीं, श्यान बल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी यहां पे प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो कोई सीमांत वेग नहीं होगा, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास 2/5 एम्पियर 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, देखो सॉलिड स्फीयर की बात की जा रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, कितना है 2/5 mr स्क्वायर, मतलब उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला रेडियस है ना। ये आपका एक गोला है, स्फीयर है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ऐसा रोटेट हो रहा है, तो इसके रिगार्डिंग कितना है 2/5 mr स्क्वायर।
यही बोला गया है ना। फिर आपसे बोला गया इसके रिगार्डिंग कि देन इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट ए पैरेलल एक्सिस टू ए डिस्टेंस ऑफ 2r, मतलब इससे 2r दूरी पर, कितनी 2r दूरी पर एक एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो पैरेलल एक्सिस फॉर्मूला क्या होता है है ना, किसका, रेडियस ऑफ जायरेशन बताना है, मतलब आपको क्या बताना है, इस अक्ष से 2r दूरी पर समांतर अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, फिर घूर्णन त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो I बराबर कितना होता है, ICOM प्लस MD स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देखिए ICOM कितना है, 2/5 MR स्क्वायर, प्लस यदि हम बात करें ये तो M ही है, D की वैल्यू कितनी है 2R, तो कितना हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया, यदि हम बात करें ये हो जाएगा MR स्क्वायर, 2/5 प्लस कितना हो गया 4, तो 20 और 22, तो I इज इक्वल टू कितना हो गया 22/5। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है रेडियस ऑफ जायरेशन, मतलब मुझे निकालना है, यदि हम बात करते हैं घूर्णन त्रिज्या की बात की जा रही है, तो इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, m के स्क्वायर के। तो m से m कर जाएगा, यहां k की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चे k कितना हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर 22/5 r स्क्वायर, तो k कितना हो जाएगा अंडर रूट 22/5 इंटू आर। तो फाइनल आंसर जो मेरा है अंडर रूट 22/5 इंटू आर, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। फाइंड द रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन, पिच 1 mm। स्क्रू गेज का पाठ्यांक निकालना है, उसके वृत्ताकार पैमाने में भागों की संख्या कितनी है 100 और उसका चूड़ी अंतराल कितना है 1 mm। तो आपको लीस्ट काउंट निकालना है, तो वो क्या होता है, चूड़ी अंतराल बटे भागों की संख्या। चूड़ी अंतराल कितना है 1 mm, भागों की संख्या कितनी है 100, तो कितना हो जाएगा 0.01 mm। ठीक है, लीस्ट काउंट मुझे मिल चुका है। ठीक है, अब मुझे पाठ्यांक निकालना है, तो देखिए पाठ्यांक क्या होता है, रीडिंग जो होती है, रीडिंग क्या होती है, देखिए मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, यहां आती है मेन स्केल की रीडिंग, है ना। ठीक है मेन स्केल की रीडिंग जो है, उसके बाद क्या आता है सर्कुलर स्केल CSR इनटू लीस्ट काउंट, है ना। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है ना, मेन स्केल डिवीजन की हम बात करेंगे, तो रीडिंग कितनी है ना, इसको हम चाहे तो MSR भी लिख सकते हैं, मैन स्केल रीडिंग। देखो यहां पे मैन स्केल 0 1 2 3, क्या 3 है, क्या 3 लिख दीजिए, प्लस CSR। अब देखो यहां पे किसके संपाती हो रहा है, कहां कोइंसाइड कर रहा है, क्या 25 पे कोइंसाइड कर रहा है, क्या 25 हो गया। ठीक है, तो CSR की रीडिंग कितनी हो गई 25, है ना, सर्कुलर स्केल की रीडिंग आपको मिल गई है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो 3 प्लस 0.25 आपको मिला, कितना हो जाएगा 3.25 mm। तो फाइनल रीडिंग जो मुझे मिली वो कितनी है 3.25 mm, मतलब ऑप्शन फर्स्ट मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गिवन P आपको Q दे रखा है और R दे रखा है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स P Q R में बताने हैं आप लोगों को। देखो हिंदी में भी P Q R दे रखा है और इसमें क्या बताना है सार्थक अंक। देखो P को देखिए, यहां 0 है, मतलब 0 है, उसके बाद दशमलव है, पॉइंट है, उसके बाद 0 0, तो ये क्या होते हैं सार्थक अंक नहीं होते हैं। उसके बाद देखो ये नॉन जीरो नंबर है और इस नॉन जीरो नंबर के दाईं ओर दशमलव के बाद नॉन जीरो नंबर अशून्य अंक के दाईं ओर वाला 0 काउंटेबल होता है। तो यहाँ पे कितने हैं 2, तो मतलब P में कितना है 2। क्यू की बात करते हैं, देखो दशमलव के पहले जो संख्या है वो नॉन जीरो है, मतलब अशून्य संख्या है, तो देखो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट, और दशमलव के बाद यदि अशून्य संख्या के दाईं ओर है तो वो भी क्या होता है काउंट। तो यहाँ कितना हो गया 3, तो यहाँ क्यू में कितना हो गया 3। उसके बाद हम आर की बात करें, देखो आर, यदि आर ये ऐसे लिखा होता 3000, इसके पीछे कोई इकाई नहीं होती, तो इसमें दशमलव, इसमें जो संख्या होती वो कितनी होती 1, सार्थक अंक की संख्या कितनी होती 1, मतलब यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता 1। लेकिन ये वाला पार्ट नहीं है, यहां पे क्या दे रखा है आर जो दे रखा है वो दे रखा है 3000 मीटर, समझ में आया, मतलब पीछे इकाई दी है, जब यदि इकाई आ जाए तो 1 2 और 3, मतलब यहां पे आर कितना है 4, समझ में आया है। यदि पीछे इकाई नहीं होती, यूनिट नहीं होती, तो यहां सार्थक अंक क्या होता 1, लेकिन यहां पे इकाई है, मतलब सार्थक अंक कितने हो गए 4, तो ऑप्शन क्या है 2 3 4, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 375 ग्राम ऑफ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक हीट 0.2 कैलोरी पर ग्राम
डिग्री सेंटीग्रेड एट टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स विथ 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ऑफ ए स्पेसिफिक हीट x कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बिकम्स 32 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू ऑफ x। विशिष्ट ऊष्मा आपको दे रखी है, भाई पहली कंडीशन की हम बात करें तो आपको S1 दे रखा है, कितना है 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। आपको M1 दे रखा है, कितना है 375 ग्राम। क्लियर। जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है, कितने पर है, टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कीजिए, को x के साथ मिलाया, मतलब शुरुआत में यदि हम बात करें ये T1 है, किसके साथ मिलाया आपने, x के साथ मिलाया, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक हीट आपको S2 दे रखी हो, कितनी है x कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बोला गया विशेष ऊष्मा वाले 100 ग्राम, मतलब M2 की वैल्यू कितनी है 100 ग्राम, जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आपको T2 दे रखा है, वो कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। तो इनके साथ मिश्रित करने पर मिश्रण का ताप 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, मतलब जो आपको फाइनल टेम्परेचर मिला वो कितना मिला 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो x का मान निकालना है, तो हम जानते हैं M1 S1 del T1 M2 ST2 del T2। क्या ये मिश्रण वाली कहानी है, ठीक है, समझ में आया। ये मिक्सचर वाली कहानी है जिसमें क्या हो चुका है, दोनों की हीट क्या हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है। तो जनरली M1 कितना है 375, S1 की वैल्यू कितनी है 0.2, डेल T1 तापमान में अंतर कितना है भैया, कितना है 32, तो कितना है 40, कितना हो गया 40 माइनस 32 बराबर M2 की बात करें 100, ये कितना है x, और यदि हम बात करें डेल T2 की तो ये कितना हो जाएगा, यदि हम बात करेंगे तो देखो ये 20 है और ये कितना है 32, तो कितना आ गया 32 माइनस 20। क्लियर है, ठीक है। तो यहां आप कैलकुलेट करते तो 375 0.2, यहां 8 आ जाएगा, ये 100 है, ये x है और ये कितना है 12। क्लियर। तो यहां पे कैलकुलेट किया जाएगा तो x की वैल्यू निकाली जाती है, तो यहां कैलकुलेट करने के बाद x की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी 0.5। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। टू सिलेंडर रोड ऑफ लेंथ L1 L2 है, ठीक है, दो बेलनाकार छड़ों की लंबाई क्रमशः L1 L2 है, उनकी रेडियस दे रखी है R1 R2 है, ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या R1 R2 है, ऊष्मीय कंडक्टिविटी मतलब जो आपको थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 है, या ऊष्मा चालकता है K1 K2 है, रेस्पेक्टिवली द एंड्स ऑफ द रोड्स आर मेंटेन्ड एट द सेम टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब उनका टेम्परेचर डिफरेंस क्या है सेम है, ठीक है। L1 का रिलेशन L2 के साथ 2L2 है, R1 का R2 के साथ रिलेशन है R1 बराबर R2/2, द रेट्स ऑफ हीट फ्लो इन देम विल बी द सेम, तो K1 अपॉन K2 निकालना है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, ठीक है। आपको बोला गया डेल T1 बराबर क्या है डेल T2। क्लियर है। उसके बाद क्या बोला गया है रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो, मतलब डेल Q अपॉन डेल T1 वाला किसके बराबर है डेल Q अपॉन डेल T2 के बराबर है, ठीक है। हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है KA अपॉन L डेल T, KA अपॉन L डेल T, ये 1 है तो 1 1 1 हो जाएगा, ये 2 है तो 2 2 2 2 हो जाएगा, अब दोनों तो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा A2 अपॉन A1, और क्या हो जाएगा L1 अपॉन L2। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो K1 अपॉन K2 कितना हो जाएगा, A2 कितना है पाई R2 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर इंटू L1 अपॉन L2, कट हो गया। अब वैल्यू रखते हैं, तो K1 अपॉन K2 रखा जाएगा, देखो R2 कितना है यदि हम बात करें, तो R2 यदि R2 स्क्वायर तो ऐसे रहने दीजिए, R1 की वैल्यू रखिए यहाँ पे R2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं L1 की, L1 कितना है 2L2 अपॉन L2, L2 से L2 कट जाएगा, देखो R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर कट जाएगा, तो K1 अपॉन K2 कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 8, समझ में आया। तो जो मुझे अनुपात मिला है वो कितना मिला है 8, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। The total energy of particle executing SHM is 80 joule. What is the potential energy when the particle is at a distance of 3/4 of amplitude from the mean position? Potential energy at mean position is 0.
ठीक है, जनरली क्या बोला जा रहा है, सरल आवागति करते हुए कण की कुल ऊर्जा कितनी है, E बराबर आपको कितना दे रखा है 80 जूल, और ये कितना होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। माध्य स्थिति से आयाम की 3/4 दूरी पर स्थितिज ऊर्जा होगी, आयाम से मतलब आपसे क्या, x की वैल्यू कितनी है 3/4 a, स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, u बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है 3/4 a का होल स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो u बराबर कितना है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटू 9/16। ठीक है, इसकी वैल्यू देखिए कितनी है 80, u बराबर कितना है, ये कितना है 80 इंटू कितना है 9/16, क्या है 5 बार कट जाएगा तो u बराबर कितना आ जाएगा 45 जूल। तो जो मुझे आंसर मिला है वो आंसर क्या है, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। ए साउंड एज ए इंटेंसिटी ऑफ 2 × 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर। आपको साउंड की इंटेंसिटी दे रखी है, वो कितनी है, I इजिकल टू कितना है 2 × 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर। इट्स इंटेंसिटी लेवल, तो आपसे ध्वनि की तीव्रता दे रखी है, इसका तीव्रता का स्तर पूछा जा रहा है। ठीक है, लाउडनेस पूछी जा रही है। क्लियर, लाउडनेस का फॉर्मूला क्या होता है, L बराबर 10 log 10 I अपॉन आई नोट। अब ध्यान से सुनिए, जब भी कंपैरिजन की बात होती है तो एक रेफरेंस इंटेंसिटी है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसके रिगार्डिंग बात करेंगे तो कितना 10 log 10, ये कितना है 2 × 10⁻8 अपॉन 10⁻12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 log 10, ठीक है 2 × 10⁻4। ठीक है, इसको आप लिखोगे 10 log, यहाँ पे रखिए कितना log 10(2) प्लस log 10 की पावर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो ये कितना L बराबर 10, log 2 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे दे रखी है 0.3, वैसे याद भी रखना है इसको। ठीक है, तो 0.3 प्लस पावर आगे आ जाती है, और देखो बेस सेम और वैल्यू भी सेम है ना, जनरली लोग 10 का बेस है, ठीक है, और वैल्यू भी 10 की, तो वैल्यू कितनी होती है 1, है ना। यदि बेस सेम और वैल्यू सेम, या मान लीजिए यहाँ 2 होता तो वैल्यू क्या हो जाती है 1। ठीक है, तो यहाँ L इजिकल टू कितना है 10, ये कितना हो जाएगा 4.3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 43 डेसिबल। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 3 identical particles are joined by a thread is shown. All the 3 particles are revolving a horizontal plane about O and velocity of the outermost particle is V naught. The ratio of tension T1, T2, T3 in 3 sections of the string. 3 एक समान कण की चित्रानुसार एक रस्सी से बंधे हुए हैं, तीनों कण बिंदु O, ये बिंदु O दे रखा है, के सापेक्ष क्षैतिज तल में घूम रहे हैं। यदि सबसे भारी कण का वेग V नोट है तो तीनों भागों में तनाव का अनुपात T अनुपात T2 और T3, T1, T2, T3 का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसके सापेक्ष ये घूम रहे हैं, तो मुझे पता है इस पूरी कहानी में इसके सापेक्ष क्या सेम होगा ओमेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम T1 की। T1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक है इधर रखते हैं, स्पेस थोड़ा सा हमारा कम हो जाएगा। चलिए, तो T1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, T1 की बात करेंगे तो बाहर की तरफ क्या लग रहा है m, यदि इसका एफबीडी बनाएंगे क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है देखो 3l 2l और l, कितना हो गया 6l। क्लियर, कितना हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर 6l। ठीक है, तो क्या लिखोगे m 6m ओमेगा स्क्वायर l। T2 की बात करेंगे तो T2 की बात करेंगे, T2 देखिए, T2 ये रहा, T2 देखिए यहाँ पे, तो T2 इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, T2 इधर की तरफ, इधर क्या लग रहा है T1, और क्या लग रहा है इधर की तरफ बात करेंगे तो लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है 2l 3l, कितना हो गया ये 3l। तो यदि लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा T1 प्लस m ओमेगा स्क्वायर 3l। क्लियर है, चलिए तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे T2। अब T1 की वैल्यू कितनी है, T1 है आपका 6m ओमेगा स्क्वायर l, कितना हो गया 3m ओमेगा स्क्वायर l। क्लियर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 9m ओमेगा स्क्वायर l। क्लियर, अब ऐसे हम फाइनली बात करें इस वाले पार्ट की, तो देखिए T3 इधर की तरफ है, इधर क्या लग रहा है T2, और इधर क्या लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर l। ठीक है, तो T3 कितना हो जाएगा, T3 इज इक्वल टू हो जाएगा
T2 प्लस m ओमेगा स्क्वायर L। ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ क्या लगता है, अब केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम जानते हैं। ठीक है, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इधर टेंशन इसको बैलेंस कर रहा है, तो इसमें T1 कर रहा है, इसमें T2 T1 और इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कर रहा है, इसमें T3 T2 और इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कर रहा है। वही कहानी हम डिस्कस कर रहे हैं। T2 की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है, कितना हो जाएगा 9m ओमेगा स्क्वायर L प्लस m ओमेगा स्क्वायर L। T3 कितना हो जाएगा 10m ओमेगा स्क्वायर L। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है तीनों का अनुपात, तो T1 अनुपात T2 अनुपात T3। तो T1 कितना है, T1 की वैल्यू है 6m ओमेगा स्क्वायर L अनुपात 9m ओमेगा स्क्वायर L अनुपात 10m ओमेगा स्क्वायर L। कट जाएगा तो अनुपात कितना है बच्चे, T1 अनुपात T2 अनुपात T3, 6 अनुपात 9 अनुपात 10 प्लस 6:9:10। तो मुझे जो आंसर मिला है वो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। A driver applies the brakes on seeing traffic signal 400 meter ahead. At the time of applying the brakes, vehicle was moving with 15 meter per second and retards with 0.3 meter per second square. Distance of vehicle from the traffic light after its stop is। एक ड्राइवर ट्रैफिक सिग्नल देखकर 400 मीटर पहले ब्रेक लगा देता है, मतलब उसका टारगेट था 400 मीटर वाला पॉइंट, उसे ब्रेक लगा दिया। ठीक है, 400 मीटर पे लगाया उसने ब्रेक। ब्रेक लगाते समय वाहन 15 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील था, मतलब उसका जो वेग है वो कितना है 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, मतलब उसका प्रारंभिक वेग आपको दे रखा है, तो 0.3 मीटर पर सेकंड से मंदन उत्पन्न करता है, मतलब यहाँ पे ए कितना है -0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाहन के रुकने के पश्चात ट्रैफिक लाइट से वाहन की दूरी क्या होगी। ठीक है, वाहन के रुकने के पश्चात मतलब इसका जो अंतिम वेग है वो कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। फॉर्मूला क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। ये तो 0 हो चुका है, u की वैल्यू कितनी है 15 का होल स्क्वायर प्लस 2 कितना है ना -0.3 और ये क्या है s की वैल्यू रखोगे आप यहाँ पे है ना, तो ये 225 हो जाएगा अपॉन 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3। इसको सॉल्व करेंगे आप तो वैल्यू मिलती है आपको 375। ठीक है, 375 मीटर। तो s कितना मिला 375 मीटर। अब जनरली ये 375 पे जाके रुका है, तो आपका टारगेट क्या था 400 मीटर। तो इसने पूछा क्या है, रुकने के पश्चात ट्रैफिक लाइट से वाहन की दूरी कितनी होगी। तो रुका कहाँ है 375 पे, जबकि ट्रैफिक लाइट कहाँ है 400 मीटर पे। तो डिस्टेंस कितना हो गया, मान लीजिए S1 कितना है आपका 400 मीटर, S2 कितना आया 375 मीटर, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई S1 माइनस S2, 400 माइनस 375, तो डेल एस कितना हो जाएगा 25 मीटर। क्लियर, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, आपको कॉलम दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, उसमें आपको मैच करवाना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो देखो पीछे की तरफ क्या लग रहा है, अब देखो चल रहा है या रुका हुआ है, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब स्थितिक घर्षण यदि हम निकालेंगे तो क्या होता है म्यू एन। तो इसके पहले मुझे क्या चाहिए एन, एन मतलब अभिलंब चाहिए, अभिलंब क्या हो जाएगा 5G, तो ये अभिलंब है क्या। ठीक है, एन बराबर कितना 5G मतलब कितना है 50 न्यूटन। क्लियर है, अब मुझे न्यूटन मिल चुका है, तो एफ एस बराबर क्या हो जाएगा, ये म्यू एस हो जाएगा। म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.6, तो 0.6 इंटू 50, तो एफ एस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 30 न्यूटन। ठीक है, ये एफ एस है, लेकिन ये कब, जब रुका हुआ होगा, लेकिन जब चल रहा होगा तब क्या होगा गति की अवस्था में, तो क्या आ जाएगा म्यू के। ठीक है, तो यहाँ पे एफ के की बात करेंगे है ना, तो ये गतिशील अवस्था में क्या हो जाएगा म्यू के एन। ठीक है, म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.5 और ये कितना है 50, तो एफ के कितना हो जाएगा 25 न्यूटन। क्लियर है, अब देखो 40 लगाया है, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम आपको जो मिला है यही मैक्सिमम होता है। क्लियर है, 30 है, इसका मतलब चल रहा होगा, चल रहा होगा तो कौन सा लग रहा होगा, लग रहा होगा ये वाला गतिक वाला। तो यहाँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वेशन लिखेंगे तो एफ माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ माइनस एफ के अपॉन एम, कितना है 40 माइनस 25 अपॉन एम कितना है 5, कितना हो जाएगा 15/5, मतलब कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना है
ठीक है, वो कितना है 3, मतलब यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ लिखा जाएगा तो P में कितना आ चुका है 4th। उसके बाद हम N की बात करें, N में कितना है, N की वैल्यू कितनी है 50, देखो, ठीक है। तो Q में क्या आ चुका है, Q में आ चुका है 3rd। फिर FL की बात करें, FL मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम वाला, ठीक है। तो लिमिटिंग कितना है, लिमिटिंग की बात करें तो कितना है 30, तो FL कितना हो गया 30, तो R जो है वो कितना है सेकंड वाला है। उसके बाद हम S की बात करें FK, तो FK कितना है, मतलब S में जो मिला है वो कितना है 25, तो ये कौन सा है 1 वाला। तो P में 4, Q में 3, R में 2 और S में क्या है 1, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है ना। P में 4, Q में 3, R में 2 और S में 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। What will be the acceleration of the blocks if they are set free to move? ब्लॉक को मुक्त करने पर ब्लॉक का त्वरण क्या होगा। इसको छोड़ोगे, यहाँ 15 है यहाँ 5 है, तो सीधी सी बात है ये ऊपर जाएगा और ये कहाँ आएगा नीचे। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं एक्सेलरेशन का, वो क्या होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, इस कंडीशन में है ना। जनरली यदि ये पुली है, इधर क्या है, इधर ये m1 है, उधर क्या है m2 है, और ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ आ रहा है। अब हम बात करें तो ये टोटल की बात कर लें, यार टोटल कितना है, ये टोटल कितना है 15 kg, ठीक है। तो रख दिया जाए यहाँ पे, तो m1 कितना है 15, m1 की वैल्यू कितनी हो गई 15 kg, m2 कितना है, m2 हो गया आपका 5 kg, तो 15 माइनस 5 अपॉन 15 प्लस 5 इंटू जी, तो कितना हो जाएगा ये 10/20 इंटू जी, कितना आ गया 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया g/2। तो a कितना मिला है मुझे g/2, ये g/2 से ऊपर जाएगा, ये g/2 से नीचे आएगा, ठीक है। हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे g/2, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, A cylinder tank has hole of 1 centimeter square in its bottom। देखिए एक बड़े बेलनाकार टैंक की तली में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का छिद्र है, मतलब आपको एरिया दे रखा है, कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि टैंक के में ऊपर से एक नली द्वारा 70 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की प्रवाह दर से जल भरा जाए, मतलब क्या बोला जा रहा है, इफ द वाटर इज अलाउड टू द फ्लो इनटू द टैंक फ्रॉम द ट्यूब अबव इट एट द रेट ऑफ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब आपको प्रवाह दर दे रखी है, क्लियर है, मतलब आपको फ्लो रेट दे रखी है। फ्लो रेट कितना है, फ्लो रेट की हम बात करेंगे तो कितना है 70 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। देन द मैक्सिमम हाइट अप टू विच वाटर कैन राइज इन द टैंक इज, तो आपको बताना है कि तब टैंक में अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जल भरा जा सकता है। भाई छेद इतना है, पानी भरा जा रहा है, कितनी ऊंचाई तक भरा जा सकता है। तो प्रवाह दर रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, Q इजिकल टू तुम बात करेंगे तो वो मेरा होता है AV, यही होता है Q इजिकल टू A। अब A दे रखा, V की बात करेंगे तो V यहाँ पे क्या होता है √2GH। किसी टैंक से, किसी होल से जो वाटर निकलता है उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है √2GH। तो ये कितना हो जाएगा √2GH। Q आपको 70 दे रखा है, देखो सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर की फॉर्म में, मतलब CGS यूनिट में है, तो A कितना है 1 है, ठीक है। ये कितना है 2 इंटू, और G कितना हो जाएगा 980 इंटू H। यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 70 इंटू 70 अपॉन 2 इंटू 980 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H। मुझसे H ही पूछा जा रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कर जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा H इज इक्वल टू 490 अपॉन 2 इंटू 98, क्लियर। तो ये 49 से कर जाएगा 10 टाइम्स, ये 49 से कर जाएगा 2 टाइम्स, तो H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 अपॉन 4, मतलब 2.5 सेंटीमीटर में था, तो आंसर भी किसमें आएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एन आयरन बार यंग मॉडुलस आपको दे रखा है, देखो मतलब 1 मीटर लंबी तथा 10⁻³ मीटर इसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाली लोहे की छड़ जिसका प्रत्यास्थ गुणांक कितना है 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अल्फा आपको दे रखा है, ठीक है ना। 1 मीटर लॉन्ग एंड 10⁻³ मीटर स्क्वायर एरिया इज हीटेड फ्रॉम द 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टेम्परेचर भी दे रखा है आपको कहां से कहां तक 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है विदाउट द बीइंग अलाउड टू बेंड और एक्सपांड फाइंड द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप इनसाइड द, तो छड़ में उत्पन्न संपीड़ित बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपसे संपीड़ित बल पूछा जा रहा है। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, हम जब इसको यंग मॉडुलस को रिलेट करते हैं
किसी भी छड़ के टेम्परेचर से। तो क्लियर है, तो F इजिकल टू क्या आता है, y अल्फा डेल टी। ठीक है, तो यहां पे F पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा y a अल्फा डेल टी। अब बात करते हैं y की, y कितना है, देखो y की वैल्यू कितनी है, 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अल्फा की बात करते हैं 10 की घात -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब अल्फा हो गया, इसका यदि क्षेत्रफल की बात करें तो a कितना है, 10 की घात -3 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो डेल टी, टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आया, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल टी कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सभी वैल्यू मुझे दे रखी है 10 की पावर 11, ए कितना है 10 की पावर -3, अल्फा कितना है 10 की पावर -6 और डेल्टा कितना है 100। तो F इजिकल टू कितना हो जाएगा, देखो 10 की पावर -9 और ये कितना हो गया 10 की पावर 13 और 10 की पावर -9। क्लियर, कितना हो गया 10 की पावर 4, इट मींस फोर्स कितना हो गया 10,000 न्यूटन। क्लियर, तो जो मुझे आंसर मिला है वो कितना है 10,000 न्यूटन, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। The amplitude of particle executing SHM is 4 centimeter at the mean position. The speed of the particle is 16 centimeter per second. The distance of the particle from the mean position at which the speed of particle becomes 8√3 centimeter per second will be. सरल अवगति करते हुए किसी कण का आयाम आपको दे रखा है, एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है, कितना है 4 सेंटीमीटर, इसका माध्य स्थिति पर वेग 16 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब माध्य स्थिति पर वेग जो होता है वो मैक्सिमम होता है, वो कितना होता है a ओमेगा होता है। क्लियर है, कितना है 16 है, तो यहां से यदि ओमेगा की बात करेंगे तो कितना 16 अपॉन ए, 16 अपॉन 4 कितना आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर, फिर क्या बोला, तो माध्य स्थिति से वह दूरी ज्ञात करो जहां कण का वेग कितना हो, मतलब आपको एक स्थिति बोली गई है v, वो कितना है, वेग कितना है 8√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं v इजिकल टू होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हो v स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v की वैल्यू कितनी है, v आपको दे रखा है, v पे आपसे पोजीशन पूछी गई है, v पे आपको पोजीशन पूछी गई है, तो v कितना है 8√3 का होल स्क्वायर, ओमेगा कितना है 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपका a भी कितना है 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर, 64 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 16 हो जाएगा, ये कितना 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 टाइम्स कटेगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, तो 12 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा 16 माइनस 12, इट मींस 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। जो मुझे आंसर मिला वो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 30 होगी। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोनोमीटर वायर इज n if its radius is doubled and its tension becomes half। मतलब क्या कर दिया, R1 पहले R था, बाद में क्या कर दिया 2R। ठीक है, बाद में फिर क्या बोला गया, डबल टेंशन इज हाफ, द मटेरियल ऑफ द वायर रिमेन सेम। ठीक है, टेंशन क्या, रेडियस डबल और टेंशन क्या कर दी, हाफ कर दी, तो T1 T है, T2 क्या हो गया T/2। द वायर रिमेन सेम, द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी। तो आपसे एक सोनोमीटर की बात की जा रही है, उसकी मूलभूत आवृत्ति कितनी थी शुरुआत में, इसमें आवृत्ति कितनी है n, इससे पूछी जा रही है n डिश बता दीजिए। ठीक है, तो तनाव को आधा कर दिया जाता है, जबकि तार का पदार्थ वही लिया जाए तो तार की मूलभूत आवृत्ति क्या होगी। तो पहली बात, मूलभूत आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, सोनोमीटर पे बात करें तो v/12। ठीक है, यदि हम बात करें और v की बात करें तो ये होता है √T/μ। यदि इसको हम लिखें तो 1/12 T होता है, μ होता है, ये इकाई लंबाई का द्रव्यमान होता है, इट मींस है ना मास ऑफ यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये m/l होता है, म्यू की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इक्वल टू होता है m/l, l ऊपर की तरफ जाएगा। फिर इसको हम और कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, ये TL है, इसको लिखते हैं रो इंटू वी। ठीक है, कैलकुलेट किया जाता है, आगे मैं आपको इसको पूरा कैलकुलेट करके बता रहा हूं। n इक्वल टू क्या होता है 1/12, ये TL है, और इसको आप लिख सकते हो रो इंटू एरिया इंटू लेंथ, लेंथ से लेंथ कर जाता है, तो यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिलती है 2L, वो क्या मिलता है T/ρ पाई R स्क्वायर। तो देखिए तार का पदार्थ वही लिया जाता है, मतलब उनका जो वायर है उसका मटेरियल जो है वो क्या है सेम है,
सेम है तो इट मीन्स मुझे समझ में आता है एन जो है वो रूट टी अपॉन आर स्क्वायर, मतलब टी के रूट टी के क्या है समानुपाती और आर स्क्वायर के क्या है व्युत्क्रमानुपाती। रो सेम है, पाई सेम है, क्लियर है। फॉर्मूला ये, तो यदि मैं इसको लिखना चाहूंगा है ना एन अपॉन एन डैश, ठीक है ना, एन अपॉन एन डैश लिखना चाहूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा T1 अपॉन R1 स्क्वायर T2 अपॉन R2 स्क्वायर, ठीक है। तो n अपॉन एन डैश लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया अंडर रूट T1 अपॉन T2 और ये हो जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। T1 की वैल्यू कितनी है T, T2 कितना हो चुका है T/2, R2 कितना है 2R का होल स्क्वायर अपॉन कितना है R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कर जाएगा, T से T कर जाएगा, तो n अपॉन एन डैश कितना आ गया, ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्लियर। तो n अपॉन एन डैश इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2√2, तो एन डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी n अपॉन 2√2, क्लियर। तो n अपॉन 2√2 इट मींस ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। इन द गिवन फिगर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, निम्न चित्र में बिंदु ए से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र क्या है शून्य है, इसकी वजह से मान लीजिए 1 है ये 2 है, तो इसकी वजह से क्या लग रहा है E1, इसकी वजह से क्या लग रहा है E2। अब दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E2। E1 की बात करेंगे तो ये लगा रहा है तो E1 क्या हो जाएगा K 10 इंटू 10 की पावर -6 बाई के क्यू अपॉन ई की वैल्यू क्या होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो के 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन आर कितना है एक्स स्क्वायर। E2 की बात करें तो क्या हो जाएगा के 20 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन ये डिस्टेंस x है तो ये कितनी 80 माइनस एक्स। देखो दोनों सेंटीमीटर में है तो कन्वर्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है ना, 80 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो जो वैल्यू काटी इसको हम काटते हुए चलते हैं, आइए तो k से k कर जाएगा, इनके पावर -6 से -6 कर जाएगा, ये 2 टाइम्स कट चुका है, इधर लेकर आइए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसको रूट लेते हैं तो क्या हो जाएगा √2x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इधर लेकर आइए, इसको लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा x प्लस √2x इज इक्वल टू कितना है 80, ये कितना होता है 1.414x इज इक्वल टू 80, कितना 2.414 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 80, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 अपॉन 2.414। इसको आप यहाँ पे कट करोगे तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू मिलती है आपको 33 सेंटीमीटर। तो जो मुझे आंसर मिला है वो ऑप्शन सी करेक्ट है। 25 पे चलते हैं। If E is the electric field intensity of an electrostatic field, then the electrostatic energy density is proportional to the, यदि किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो तो स्थिर विद्युत ऊर्जा घनत्व समानुपाती होगा। देखो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, इकाई आयतन की ऊर्जा है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो कितना होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ये दोनों कांस्टेंट है, तो U क्या है ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, मतलब जो ऊर्जा घनत्व है वो या एनर्जी डेंसिटी जो है वो ई स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। 26 की ओर बढ़ते हैं। इन व्हीटस्टोन नेटवर्क गिवन P इज इक्वल टू 10 QRS, सबकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। करंट पासिंग थ्रू द बैटरी, तो आपसे पूछा गया इस बैटरी के थ्रू करंट बतानी है। तो सबसे पहले हम बात करें तो हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो करंट है वो कितनी है 0 है या नहीं। तो देखो ये P यहाँ Q होता था, जनरली हम पढ़ते P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये P और ये Q होता था, ये R और ये S होता था, लेकिन यहाँ पे चेंज हो चुकी है कंडीशन, कंडीशन चेंज हो चुकी है, मतलब यहाँ क्या लिखा जाएगा P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। देखो P की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, R की वैल्यू कितनी है 15, Q की वैल्यू कितनी है 20 और ये कितना है 30। देखो कट करो, क्या 2/3 आ रहा है, 2/3 बराबर 2/3, इट मींस ये व्हीटस्टोन सेतु को व्हीटस्टोन सेतु को ये फॉलो करता है, ठीक है। जनरली ऊपर दे भी रखा है, तो आपसे करंट पूछी गई है, करंट की हम बात करेंगे।
देखो P अपॉन R, P की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, ये कितना है R कितना है 15, तो यदि हम बात करें कितना हो चुका है, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो 25 ओम हो गया। Q की वैल्यू कितनी है, Q आपका 20 है, S की वैल्यू कितनी है 30 ओम है, ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो चुका है, यदि बात करें यहाँ पे तो ये 50 ओम हो चुका है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 25 इंटू 50 अपॉन 25 प्लस 50 मतलब 75, चलिए 3 टाइम्स कर जाएगा तो 50 अपॉन 3 आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो I इजिकल टू कितना होता है, I इजिकल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, V कितना है 6 और ये कितना है 50/3, तो मतलब कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 50, कैलकुलेट करेंगे वैल्यू तो I इजिकल टू मिलती है 0.36 एम्पियर। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। 27 की ओर चलते हैं। टू पैरेलल प्लेट्स कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी ऑफ 20 microfarad and 30 microfarad are charged to the potential of 30 volt and 20 volt. If likely charged plates are connected together, then the common potential difference will be. दो समांतर प्लेट संधारित जिनकी धारिता आपको C1 दे रखा है 20 माइक्रोफेरेड, C2 दे रखा है 30 माइक्रोफेरेड, ठीक है, V1 आपको दे रखा है 30 वोल्ट, V2 आपको दे रखा है 20 वोल्ट, ठीक है, आवेशित किया गया है। अब यदि समान ध्रुवता वाली प्लेट जोड़ी जाए, ठीक है, समान ध्रुवता वाली प्लेट जोड़ी जाए तो ओपेनेस्ट विभव निकालना है। तो V बराबर क्या होता है ओपेनेस्ट विभव C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, C1 की वैल्यू कितनी है 20, V1 कितना है 30, C2 कितना है 30, ये कितना है 20 अपॉन 50, ठीक है, 20 प्लस 30 50, ठीक है, तो कितना हो गया 600 और 600 यदि हम बात करें तो कितना हो गया 1200, ठीक है, तो V बराबर कितना हो गया 1200 बटे 50, कट हो जाएगा, ये कटेगा 2 और ये 4, तो V इजिकल टू कितना आ गया 24 वोल्ट। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। हाँ, एक डायग्राम आपको दे रखा है, UV graph for a convex mirror is shown in the figure. A real object placed 25 centimeter away from the mirror will have transverse magnification. चित्र में उत्तल दर्पण के लिए यूवी वक्र दर्शाया गया है। दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वास्तविक बिंब का अनुप्रस्थ आवर्धन कितना होगा। अनुप्रस्थ आवर्धन, देखो पहली बात दर्पण की बात करें तो दर्पण के लिए इट मींस मिरर के लिए क्या होता है माइनस वी अपॉन यू। अब आपको क्या क्या दे रखा है, देखो आपको बोला गया दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर, मतलब यू कितना है -25 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब सवाल है ये v निकालो या फिर फोकस की बात करें तो देखो v अपॉन यू या फोकस के रूप में f माइनस यू। तो फोकस मुझे यहां दे रखा है, ग्राफ देखो, देखो u 50 सेंटीमीटर, v कितना है 50 सेंटीमीटर। ऐसा कहां होता है जब रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उसका वस्तु रखा हो और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उसका प्रतिबिंब बने, है ना। जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कहां सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपकी इमेज भी कहां हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्लियर है। तो इस सिचुएशन में आपका r कितना है 50 सेंटीमीटर, r 50 सेंटीमीटर है तो f क्या होता है r/2, क्लियर है। बात की जा रही है किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होता है तो कितना 50/2 कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, है ना। कॉन्वेक्स के लिए फोकस क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो m निकालना है, कितना है f की वैल्यू कितनी है 25 अपॉन 25 माइनस इस फॉर्मूले में रखा जाएगा -25, u की वैल्यू कितना आ गया 25/50 कितना 1/2 कितना 0.5। तो मुझे मैग्निफिकेशन जो मिला है वो कितना मिला है 0.5, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। An unpolarized light beam is incident on a polarizer of a polarization experiment and the intensity of light beam emerging from the parallel analyzer is measured to 100 lumens. Now if the analyzer is rotated around the horizontal axis, मतलब आप उसको horizontal axis की तरफ रोटेट कर रहे हैं कितने एंगल से 30 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, the intensity of emerging light will be, है ना। तो इस कंडीशन में आपको इंटेंसिटी बतानी है। ध्रुवण के एक प्रयोग में किसी पोलराइजर पर कोई अद्वितीय प्रकाश पुंज आपतित होता है, मान लीजिए हम इसको बना ही लेते हैं, ठीक है, ये एक पोलराइजर है आपका,
तो यहां से कितना आया आई नोट। अब इसने क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा, इसने बोला आपतित हो रहा है समांतर विश्लेषक से निर्गत प्रकाश पुंज की तीव्रता कितनी है, मतलब यहां से प्रकाश पुंज निकला वो कितना मिलता है आई नोट बाई 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 100। क्लियर है। फिर क्या बोला गया, अब यदि विश्लेषक को क्षैतिज अक्ष के परिता मतलब किधर क्षैतिज अक्ष की तरफ घुमाया जा रहा है, एक विश्लेषक और है उसको कहां घुमाया जा रहा है, इसको ऐसे रखा गया, मतलब ये वाली जो एक्सिस है आपकी, ठीक है, इसके कंपैरिजन में यदि बात की जाए और ये वाली जो एक्सिस है आपकी, इसमें कितना एंगल हो गया 30 डिग्री, क्षैतिज अक्ष की तरफ घुमाया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड घुमाया जा रहा है, मतलब इधर घुमाया 30 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। क्लियर है। तो आपसे पूछा गया इंटेंसिटी बताओ, तो मेलस लॉ के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू कितना होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नोट मतलब यहाँ पे आई नोट बाई 2 है, यहां आपको कितना मिला आई नोट बाई 2, यहाँ पे जो आपको इंटेंसिटी मिल रही है इसके पहले वो कितना है आई नोट बाई 2 और ये कितना है 100। ठीक है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, कॉस 30 कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 100 इंटू 3/4, 25 टाइम कट हो जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 ल्यूमेंस। समझ में आया? क्लियर, ल्यूमेंस। ठीक है, तो ल्यूमेन जो मुझे मिला है वो कितना 75, कब नेक्स्ट सिचुएशन में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। Shimmer 30, two long and parallel straight wires A and B carrying currents 8.0, 5.0 A in the same direction separated by a distance of 4.0 centimeter. Estimate force on a 10 centimeter section of wire A. तो दो पैरेलल वायर्स हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है ना, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, डी की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। सीधे समांतर तार ए और बी, ये ए और बी में इसमें धारा कितनी है 8.0 एम्पियर, मतलब I1 की वैल्यू कितनी है 8.0, बी कितना है, बी में जो आपका I2 है वो कितना है, यहाँ पे देखिए 5.0 एम्पियर, तो 5.0 एम्पियर है। ए की दिशा में प्रवाहित हो रही है धाराएं, ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर, मतलब एल की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का मान कितना होगा, तो हम जानते हैं इकाई लंबाई पर जो बल था, एक दूसरे पे जो बल लगा रहे थे, ठीक है, तो कितना था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, तो म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी इंटू एल। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो F इजिकल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट कितना है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, I1 कितना है 0.8, ये कितना है I2 0.5, 2 पाई, डी की वैल्यू कितनी है, डी आपका 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 की पावर -2, एंड एल कितना है, एल की वैल्यू की बात करेंगे तो एल आपका 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर, इन सबको हम कैलकुलेट करते हैं तो एफ की वैल्यू मिलती है 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। क्लियर, तो 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन, देखो एक यहां पर भी है और एक ऑप्शन सी भी है, तो कौन सा सही है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो डायरेक्शन चेंज करनी देखनी पड़ेगी। डायरेक्शन यदि हम देखेंगे तो देखो निकालते हैं, यहां पे यदि बात करें तो इसके लिए इसकी वजह से डायरेक्शन भी चेक कर लीजिए, डायरेक्शन कहां है बी की, यहां पे क्या आ गया B1। ठीक है, अब मुझे पता है F इजिकल टू क्या होता है, अब इस पे इसकी वजह से इस पे फोर्स क्या लग रहा है वो फोर्स हम निकालते हैं, तो F1 क्या हो जाएगा, यहां पे हम बात करें तो हो जाएगा I2 L वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम L की डायरेक्शन में जा रहे हैं और L से कहां जा रहे हैं B की तरफ, तो फोर्स कहां मिला इधर की तरफ, इसके लिए फोर्स कहां मिला मुझे F1 इधर मिला, मान लीजिए ये 1 है और ये क्या है 2, या FA की बात कर ले तो ये क्या है FA। क्लियर, अब यदि हम बात करें किसकी नेक्स्ट वाली सिचुएशन में, इसमें देखिए इसकी वजह से इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो कहां लगेगा बाहर की तरफ, देखो तो बाहर की तरफ लगेगा, तो क्या आ गया ये डॉट आ गया। अब वही सेम कहानी FB की बात करेंगे तो FB कितना हो जाएगा I1 L वेक्टर क्रॉस B2, यहां पे B2 है। ठीक है, तो B2 अब कहां जाना है L से B की तरफ, L ऊपर की तरफ, B कहां है बाहर की तरफ, तो क्या आ गया इधर की तरफ, तो FB इधर आ रहा है क्या, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है अट्रैक्शन हो रहा है ना, आकर्षण हो रहा है, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। ओम्स लॉ इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी J, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सिग्मा। धारा घनत्व J, विद्युत क्षेत्र E, चालकता सिग्मा के पदों में ओम के नियम को दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे J, E और सिग्मा में रिलेशन क्या होता है, J सिग्मा E, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। देखो आपको एक डायग्राम दे रखा है और डायग्राम में बोला है फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर इन गिवन सर्किट। दिए गए परिपथ में अमीटर तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताइए। अमीटर और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताना है। देखो एक्सी और एक्सएल को देखो, क्या एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल है? एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल होगा कंडीशन में। देखिए एक्सी इज इक्वल टू क्या है, एक्सएल। तो कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस। रेजोनेंस कंडीशन में तो आपका Z होता है, वो क्या होता है, R। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन Z। V कितना है, 100, और R कितना है, R मतलब 40 ओम। क्लियर, कट गया तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 एम्पियर। क्लियर है। अब देखो जब ये दोनों इक्वल हैं, रेजोनेंस कंडीशन है, तो इनका कोई यूज नहीं है। मतलब यहां पे जो इंपेडेंस है वो केवल क्या आ रहा है, Z इज इक्वल टू R आ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग मतलब यहां का पोटेंशियल हम इस पे बोल सकते हैं VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL। यहां VC है और यह क्या है, VL है। तो यहां पे पोटेंशियल और यहां पोटेंशियल दोनों पे क्या होने वाला है, मान लीजिए A और B है, ठीक है। तो VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB। पोटेंशियल इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना आ जाएगा, 0। रीडिंग कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 0। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। A closed coil of copper whose area is 1 meter into 1 meter is free to rotate about an axis. The coil is placed perpendicular to the magnetic field of 0.010 Weber per meter square. It is rotated through the 180 degree in 0.01 second. The average induced EMF and the average induced current in the coil will respectively be, resistance of coil is 2.0 ohm. तांबे की एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो यहाँ पे ए कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है। कुंडली में आपको जो चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना है, 0.10 वेबर पर मीटर स्क्वायर। लंबवत है, यदि यह टाइम दे रखा है 0.01 सेकेंड, मतलब टी कितना है, 0.01 सेकेंड में 180 डिग्री के कोण से घूर्णित हो जाए तो औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा औसत प्रेरित विद्युत धारा का मान बताइए। यदि कुंडली का प्रतिरोध जो है आपका वो आर का मान कितना है, 2.0 ओम। ठीक है, तो मैं जानता हूं E इज इक्वल टू होता है माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। क्लियर। अब डेल फाई की बात करें तो शुरुआत में फाई होता है NBA, एन की वैल्यू 1 है तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA। यदि बात करें फाई 1 की तो फाई 1 क्या हो जाएगा, NBA cos थीटा। शुरुआत में क्या हो जाएगा, BA cos थीटा 1। ठीक है, और यदि बात करें किसकी, थीटा फाई 2 की, कितना हो जाएगा, BA cos थीटा 2। थीटा 1 कहां से घुमाया जा रहा है, 0 डिग्री से। थीटा 2 कितना है, 180 डिग्री। क्लियर। तो इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा, BA cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। क्लियर। तो डेल फाई बराबर कितना हो जाएगा, BA यदि बात करें cos 180 डिग्री माइनस cos 0। ठीक है, cos 180 डिग्री और cos 0 की बात हो रही है, तो डेल फाई बराबर कितना हो जाएगा, ये BA है। क्लियर, कितना हो गया, -1 और -1, तो डेल फाई कितना आ गया, -2BA। क्लियर। ठीक है, तो यदि हम बात करें यहाँ पे किसकी, E की, आइए अब हम बात करते हैं E की। तो यहाँ पे E जो है माइनस डेल फाई, ठीक है, और कितना है, -2BA अपॉन डेल टी। चलिए तो यहां पे इन सबको 2BA अपॉन डेल टी। क्लियर, वैल्यू रखिए यहाँ पे, देखो A है, B है और T है, इन सबको यदि हम रखेंगे यहाँ पे तो मुझे जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, 20 वोल्ट। बात करते हैं I की, तो I होता है E अपॉन R। E की वैल्यू कितनी है, 20, और R कितना है, 2, कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। तो 20 वोल्ट और 10 एम्पियर, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। Statement first, Lenz law gives the direction of induced current in a coil, the phenomena of electroinduction. Correct, बिल्कुल सही बात है।
है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंस के नियम से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, लेंस लॉ इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल करेक्ट बात है ना, ये भी सही है, लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण का ही एक रूप है। तो कथन सेकंड भी क्या है, करेक्ट है, मतलब दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड क्या है, सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा क्या है, सही है। क्लियर? A positive ions move with a constant velocity along line AB, which lies in the same plane of the conducting circular loop, is shown in the figure. The direction of current induced in the loop over its entire journey of from A to B. एक धनात्मक आयन रेखा AB के अनुदिश गति कर रहा है। रेखा AB दिए गए लूप के तल में ही है। आयन की A से B की दूरी तक गति के लिए लूप में प्रेरित धारा की दिशा होगी। देखो, जब वो यहां से पॉजिटिव आयन इधर की तरफ जा रहा है तो क्या जस्ट क्लोज आ रहा है, यहां पे देखिए, यहां पे क्या आ रहा है, क्लोज। यदि बात करें तो यहां क्या आ रहा है, क्लोज आ रहा है, ठीक है ना, क्लोज आ रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो पास में आ रहा है, इसमें मैग्नेटिक की बात करेंगे तो क्या जस्ट आउटवर्ड डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इसके लिए डायरेक्शन क्या है, बी आउटवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, बी आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो देखिए अब पास में आ रहा है तो बी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो लेंस के नियम से क्या होता है, इस बी की वैल्यू को कम करने की कोशिश करेगा, मतलब फ्लक्स को क्या करेगा, कम, क्योंकि बी इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज। तो देखिए इसकी वजह से यदि हम बात करें तो जो यहां पे इंड्यूस करंट होगी वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में इनसाइड होगी, क्योंकि आउटसाइड में क्या, यहां पे बात करें तो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको कम करने के लिए क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन इनसाइड होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, इस वाली कंडीशन के लिए यहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, कब, जब क्लोज आ रहा होगा, जब पास में आ रहा होगा। लेकिन जब वो यहां से इधर की तरफ जा रहा होगा तो क्या वो दूर जा रहा होगा है ना, दूर जा रहा होगा, यहां पे यदि दूर जा रहा होगा तो इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में डायरेक्शन क्या है, बी की, अब दूर जा रहा है तो बी का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बी का मान कम हो रहा है तो क्या होगा, बढ़ाया जाएगा, तो बढ़ाने के क्या करना होगा, इसी की डायरेक्शन में, मतलब जस्ट यदि हम बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन, तो आउटवर्ड डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जो करंट आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इस वाली कहानी यदि बात करें तो किस में आ जाएगी, करंट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वामवर्त, क्लियर है। तो पहले क्या होगा, जस्ट पास में जाएगा तो दक्षिणावर्त ठीक है, क्लियर, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामवर्त। तो देखिए 0 वोल्ट स्टैंड, एंटी क्लॉकवाइज फॉर ऑल स्टैंड, क्लॉकवाइज फॉर ऑल स्टैंड, फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, पहले दक्षिणावर्त फिर वामवर्त, समझ में आया, पहले दक्षिणावर्त फिर वामवर्त, कहानी क्लियर है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, a proton and alpha particle are accelerated through a potential difference of 100 volt, same potential difference से हो रहा है, the ratio of the wavelength associated with the proton to that associated with the alpha particle। देखो एक प्रोटॉन अल्फा कण की बात हो रही है, दोनों के लिए पोटेंशियल सेम है, तो प्रोटॉन और अल्फा कण के संगत तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन अंडर रूट 2m3v, ठीक है, 2m3v की हम बात करें तो देखो यहाँ m और q क्या हो रखा है, चेंज, बाकी सब सेम है, h v और 2 सेम है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, यदि बात करें तो ये p की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा mp qp हो जाएगा, और अल्फा पार्टिकल्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट m अल्फा q अल्फा हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रोटॉन और अल्फा की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा लैम्डा p लैम्डा अल्फा, ठीक है, दोनों के रेशो की बात करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या m अल्फा q अल्फा mp qp। अब यदि इसको हम रिलेट करेंगे तो देखिएगा m अल्फा कितना है, m अल्फा 4 mp, ये कितना है 2 qp, ये mp है और ये क्या है qp, qp से qp mp से mp कर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा 2 रूट 2 टू 1, ठीक है, 4 है 2 बाहर आ जाएगा तो रूट 2 2 रूट 2 बचा, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। आपको डायग्राम्स दे रखा है, डायग्राम्स में आपको देखो कर्व दे रखा है, ए बी दे रखा है, वेरिएशंस दे रखा है, किसमें पोटेंशियल डिफरेंस v है ना, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, कर्व ए बी सी डी shown the
वेरिएशन बिटवीन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V and the potential electric current I to to different intensities I1 I2 for same frequency in which figure is correct. क्लियर? तो ABC क्या दे रखा है, समान आवृत्ति एवं दो विभिन्न तीव्रताओं पर आरोपित विभवांतर प्रकाश धारा I के संबंध में दर्शाता है, कौन सा वक्र सही है? देखो सीधी सी बात है, यदि इंटेंसिटी की बात की जाए तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स यदि ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन ज्यादा होगा। नंबर ऑफ फोटोन के इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ज्यादा होगा तो क्या फोटो करंट्स ज्यादा इंक्रीज होगी? तो देखिए यहां पे जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसकी फोटो करंट भी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, तो इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है यहां पे बात करें तो देखो फोटो करंट्स किसकी ज्यादा है, I1 की, तो I1 इज ग्रेटर देन I2। पर यहां फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए यदि आपको ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं भी दिया जाता तब भी आपको ये मानना है, क्योंकि ये किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। मान लो समान आवृत्ति नहीं देता, बोलता दो विभिन्न तीव्रताओं पर, मतलब ये माना जा रहा है कि तीव्रता की बात की जा रही है। ठीक है, आवृत्ति यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो F यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अब F कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, पोटेंशियल भी क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब V नोट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है? तो दोनों के लिए क्या होने वाला है, सेम। तो देखो I1 अपॉन I2 देखो सेम किसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है इसमें है, तो ऑप्शन बी मेरा क्या है, करेक्ट। देखो यदि हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, when all the inputs of NAND gate are connected together the resulting circuit is, तो जनरली आपको क्या बोला जा रहा है, एक NAND गेट है उसके दोनों इनपुट्स की बात की जा रही है, दोनों इनपुट्स की बात की जा रही है, दोनों इनपुट्स में हम देखें तो दोनों को क्या कर दिया जा रहा है, दोनों को शॉर्ट कर दिया जा रहा है। इट मींस किसकी तरह व्यवहार करेगा, अब व्यवहार देखो इस कंडीशन में यदि बात करें तो ये क्या बन जाता है, नॉट गेट। यदि दोनों इनपुट को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है, ये नॉट गेट बन जाता है। क्लियर? तो नॉट गेट मतलब ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। यदि दोनों निवेशों को, दोनों इनपुट सिग्नल्स को जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, नॉट गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द जंक्शन डायोड एज ए आइडियल, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू AB इज। देखो आपको डायग्राम दे रखा है, ये डायोड है, डायोड में P और N की बात करें, यदि P हायर पोटेंशियल से और N लोअर पोटेंशियल से है तो ये डायोड ऑन होगा, लेकिन यदि ये लोअर पोटेंशियल से और ये क्या है, हायर पोटेंशियल से, तो ये क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है, अब ये इसकी हम बात करें तो ये ऑफ क्यों होगा, क्योंकि यहां पे किसमें, रिवर्स बाइसिंग में, और यदि बात करें इसकी तो ये किसमें, फॉरवर्ड बाइसिंग में। ठीक है, तो जब P हायर पोटेंशियल से और N लोअर पोटेंशियल से, P लोअर पोटेंशियल से, L हायर पोटेंशियल, सॉरी N हायर पोटेंशियल से होगा तो यहां पे किसमें होगा, रिवर्स बाइसिंग में। अब देखो P की बात करें तो ये क्या है, हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, इसी कंपैरिजन में देखो तो ये लोअर पोटेंशियल है और ये क्या है, हायर पोटेंशियल है, तो देखिए यहां पे डायोड क्या होगा, ऑफ होगा, मतलब यहां पे करंट कितनी होगी, 0। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज प्लेस एट पॉइंट P shown in the figure, let A B C the potential of the point respectively। देखो आपको A B और C पे पोटेंशियल पूछा गया है तो दोनों में क्या रिलेशन है, तो A B और C ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है मतलब VA विभव समान है, VB बराबर VC। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, ये करेक्ट है, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D विल बी 0 इन द सर्किट शोन इन द फिगर। यदि बिंदु B और D के मध्य विभवांतर शून्य है तो अज्ञात प्रतिरोध X का मान ज्ञात कीजिए। आपसे X का मान पूछा जा रहा है। देखो B और D की बात करें तो बात की जा रही है किसकी, व्हीट स्टोन ब्रिज की, स्टोन ब्रिज की। क्लियर है, क्योंकि B और D का पोटेंशियल सेम होने का मतलब है ना, VB इज इक्वल टू क्या है, VD, तो जो BD में करंट है वो कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर, तो इसकी हम बात करें तो हमें पता है ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, ये आपका R और ये क्या आपका S। तो P कितना है, P आपका 12 ओम है,
क्यू की बात करें तो क्यू कितना है 1/2, इट मीन्स 0.5 है। यदि हम बात करें आर की तो आर कितना है 6 प्लस एक्स, और यदि हम बात करें एस की तो एस भी कितना है 1/2, 0.5। क्यों? दोनों सेम वैल्यू के पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा उसका जस्ट आधा हो जाएगा। क्लियर? तो क्या हो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P कितना है 12, Q कितना है 1/2, ठीक है। R कितना है 6 प्लस एक्स और ये कितना है 1/2, कट हो जाएगा तो कितना मिलेगा 12 इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 ओम। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। द एंगल ऑफ डेविएशन इन इक्विट्रायंगल प्रिज्म इज मिनिमम व्हेन, एक समबाहु प्रिज्म में विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। देखो डेल मिनिमम बोला जा रहा है, डेल मिनिमम की कंडीशन क्या होती है, आई इज इक्वल टू क्या होता है ई, मतलब आपतन कोण और विचलन कोण सॉरी निर्गत कोण क्या होता है इक्वल होता है। इसके बाद हम बात करें इसी कंडीशन में होता है R1 इज इक्वल टू R2, ठीक है। R1 इज इक्वल टू R2 मतलब ये वाला जो होता है एंगल, यदि हम बात करें ये R1 होता है, तो इसकी बात करें तो ये क्या होता है R2 होता है, ठीक है। इसके लिए अपवर्तित कोण है और इसके लिए आपतित कोण है, ठीक है। तो अब हमसे जो बोला जा रहा है हम डिस्कस कर लेते हैं। इंसिडेंट रे एंड इमर्जिंग रे आर सिमेट्रिक टू द प्रिज्म, बिल्कुल सिमेट्रिक होगी क्योंकि दोनों के एंगल क्या है सेम है, ठीक है। स्टेट आपतित किरण और निर्गत किरण प्रिज्म के सममित होगी, बिल्कुल करेक्ट है। द रिफ्रैक्टिव रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू द बेस, बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि दोनों यदि सेम है सिमेट्रिक फॉर्म में जा रही है तो क्या इसके पैरेलल होगी, तो ये भी क्या है करेक्ट है। मतलब प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण आधार के समांतर हो जाती है, करेक्ट है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू दैट द एंगल ऑफ इमर्जिंग, बिल्कुल देखो यही बोला जा रहा था, ये भी करेक्ट है ना। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, सही बात है। जब निर्गत कोण आपतन कोण का 2 गुना होता है, नहीं रॉन्ग है। When angle of emerging is double angle of incident, बिल्कुल ये भी रॉन्ग है। तो ए बी सी करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट ए बी सी आर ट्रू, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। There is a small air bubble inside a glass sphere, म्यू आपको दे रखा है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, the bubble is 4 centimeter below the surface and is viewed normally from the outside is shown in the figure, find the apparent depth of bubble। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के कांच के गोले के अंदर एक बुलबुला है, देखो वापस फिर से मैं बना लेता हूं, ठीक है। इसके अंदर एक बुलबुला है, इसका रेडियस जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, और इसके अंदर एक बुलबुला रखा गया है, ये बुलबुला है, ठीक है। मतलब u आपका कितना है, u की बात करें तो u कितना है, u आपका माइनस, देखो बुला है 4 सेंटीमीटर इसलिए -4 सेंटीमीटर। आप इधर से देख रहे हैं, क्लियर है तथा चित्रानुसार ऊपर से लंबवत देखा जाता है, तो बुलबुले का आभासी गहराई क्या होगी, ऊपर से मतलब इधर से देखा जा रहा है, तो आभासी गहराई मतलब इसका जो प्रतिबिंब इसको दिखेगा वो पूछा जा रहा है। मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, v पूछा जा रहा है, कहानी समझ में आ रही है, v आपसे पूछा जा रहा है। तो जनरली यहां पे हम बात करें तो ये μ1 हो गया कितना है 1.5, μ2 कितना है 1। फॉर्मूला क्या होता है, यदि स्पेरिकल की हम बात करें, स्पेरिकल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। क्लियर है। r की बात करेंगे तो r भी यहाँ क्या है -10 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, o इधर है, ऑब्जेक्ट से रे इधर जा रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, क्लियर है। तो इससे इधर की तरफ देखोगे तो r क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब μ2 की बात करें 1 है, ये v है, μ1 कितना है 1.5 है, u की वैल्यू की बात करेंगे u कितना है -4 है, μ2 कितना है 1 माइनस 1.5 और r कितना है -10, क्लियर। तो आपसे v पूछा गया है, v को कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग तो यहां मिलता है -40/13, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है आपको -3.1 सेंटीमीटर। माइनस आपको ये शो कर रहा है कि ये इधर की तरफ आ रहा है, क्लियर है, और जो आपकी वैल्यू है वो कितनी है 3.1 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इन द फॉलोइंग, निम्न में दिए गए धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए। देखो आपको एक वायर दे रखा है, इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान की हम बात करें तो B का फॉर्मूला होता है μ0 I अपॉन 4 पाई d साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये θ1 है ना, बात करें इसकी, ये क्या है θ1 और ये क्या है साइन θ1 की हम बात कर ले,
ठीक है, तो क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब कितना है इसके बाद हम बात करेंगे, लंब इट मींस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, बेस की बात करें 3l है, और देखो 3l और ये कितना है 4l, क्लियर, कितना हो जाएगा 5l हो जाएगा, कितना है 5l, तो कितना 3/5 है। ऐसे साइन थीटा 2 की बात करेंगे वो भी सेम है, देखो 3l 4l, तो ये भी कितना हो जाएगा 3/5, क्लियर। अब हम बात करते हैं आई की, तो आई है, ठीक है। डी की बात कर लेते हैं, डी कितना है, डी देखिए डिस्टेंस है, डिस्टेंस उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है जहां पे हम नेगेटिव फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कितना है 4l, क्लियर है। तो वैल्यू रखते हैं अपन लोग, तो बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये कितना है 4l, थीटा 1 कितना है 3/5 प्लस 3/5, क्लियर। तो बी बराबर कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई, ठीक है 4 पाई 4l इंटू कितना हो जाएगा 6/5, ठीक है। तो ये कितनी बार कट गया है 3 बार, और ये कट गया 2 बार, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन 10 और 4 40 पाई एल। डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन क्या हो जाएगा इनसाइड अंदर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो कितना इनसाइड अंदर की तरफ, देखिए है ना, अंगूठा क्या है करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनसाइड, तो इनसाइड हो गया। तो फॉर्मूला क्या है, तो मुझे जो आंसर मिला है 3 म्यू नॉट आई अपॉन 40 पाई एल इनसाइड, ठीक है। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटेलिक वायर डिक्रीज व्हेन टेंपरेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीज। करेक्ट बात है, टेंपरेचर इंक्रीज करोगे तो वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है डिक्रीज होती है ना। यदि चालक तार का तापमान बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की अपवहन वेग का मान घटता है, इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग क्या होता है घटता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो पहला सही है, ताप बढ़ाने पर चालक तार की चालकता बढ़ती है, नहीं, टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है ना, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो चालकता क्या होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी की हम बात करेंगे तो वो क्या होगी डिक्रीज होगी। तो आपका जो स्टेटमेंट सेकंड है वो क्या है रॉन्ग है ना। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक वायर इंक्रीज, तो ये रॉन्ग है। तो आपका कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड गलत है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए बच्चों, तो इसी के साथ ये हमारा FLT 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। हम फिर से मिलेंगे बच्चों, ठीक है, ओके बाय बाय, गॉड ब्लेस।